everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I am your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome, my dear students. And today we are going to continue our chapter, Origin of Life. और ऑलरेडी हमने इस चैप्टर का काफी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो रिकलेक्ट कर लिए हैं और जैसे कि लास्ट टाइम पे मैंने ओपैरन और हाल्डेन का जो हाइपोथेसिस था वो पूरा एक्सप्लेन किया था और उसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मिलर और यूरे का जो एक्सपेरिमेंट था वो भी इंक्लूडेड था क्वेसर वेट्स का फॉर्मेशन इओबायोन्स या फिर प्रोटोबायोन्स का फॉर्मेशन ये सारी चीजें हमने देख ली थी इसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देखी थी तो अब हम जो है कंटिन्यूएशन में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे इसका आगे का पॉइंट्स देखेंगे और स्पीशीएशन के बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं so it's going to be a fun session and keep learning and if you are having any kind of doubts you can also share your views in the comment box so let's move ahead and understand more about it तो जब हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करते हैं तो जैसे कि इवोल्यूशन को जो है वो हर्बर्ट और स्पेंसर ने जो है वो सबसे पहले बताया था और इवोल्यूशन की जहां हम बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हम अनफोल्ड करते हैं जैसे कि किस तरीके से जो है जो प्रिमिटिव यानी जो पुराने जो एक सिंपलर हमने देखा था कि किस तरीके से जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पे कन्वर्ट हुए फिर फर्दर जो है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे उनके इंटरेक्शन की वजह से कुछ और जो मॉलिक्यूल्स थे वो डेवलप हुए तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सिंपलर सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाता है नॉट ऑलवेज बट कहीं ना कहीं जो सिंपलर या फिर आप कह सकते हैं जो नई स्पीशीज हैं उनका फॉर्मेशन हम देखते हैं जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं जो सिंपलर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आते हैं कुछ ऑल्ट्रेशंस आते हैं ऑल्ट्रेशंस मीन्स चेंजेस कुछ ऐसे चेंजेस इसमें डेवलप होते हैं जिसके कारण जो है कुछ कॉम्प्लेक्सिटी या कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है बेसिकली हम इसको डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस भी कहते हैं यानी ये जो है इसके केस में हम देखते हैं कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं कुछ चेंजेस जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं तो इस तरीके से जो है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है वो डेवलप होता है और अब हम जो है जानेंगे कि किस तरीके से जो इवोल्यूशन है उनमें इवोल्यूशन जो डेवलप हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है क्योंकि उसमें क्या है कुछ वेरिएशंस हैं अब ये वेरिएशंस आ क्यों रहे हैं राइट वेरिएशंस के आने का कारण क्या है वेरिएशंस के आने का मेन कारण होता है एरर्स इन डीएनए कॉपी सपोज डीएनए है राइट तो डीएनए से फर्दर जो है एक डीएनए की कॉपी बन रही है जिसको हम कहीं ना कहीं रेप्लिकेशन भी बोलते हैं राइट रेप्लिकेशन भी बोला जाता है डीएनए रेप्लिकेशन भी इसको बोलते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन जब हो रहा है तो उसके केस में जो है अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं कुछ ऑल्ट्रेशंस आ रही हैं या कुछ उसमें एरर आ रही है सपोज कोई सीक्वेंस है डीएनए का ATGCGTA इस तरीके से कुछ एक सीक्वेंस है ठीक है अब उस सीक्वेंस में जो है कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर इसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस हमें देखने को मिल रही हैं तो उन ऑल्ट्रेशंस या फिर आप कह सकते हैं एरर्स आ रहे हैं या फिर कुछ म्यूटेशंस जो है वो डेवलप हो रही हैं उनके कारण जो है या फिर आप कह सकते हो जो एरर्स आ रही हैं उनके कारण जो है वो चेंजेस देखने को मिलेंगे राइट और यही चेंजेस कहीं ना कहीं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सपोज कोई और फिनोटाइप आने वाला था बट उसके कारण जो है कुछ और जो है फिनोटाइप हमें डेवलप हुआ उसके कारण कुछ वेरिएशंस आए इसके अलावा इसका दूसरा कारण होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता है कहीं ना कहीं जो क्रॉसिंग ओवर जो है इसमें होता है जिसमें कियास्मेटा का फॉर्मेशन होता है और चेस्मेटा का फॉर्मेशन होता है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो चेस्मेटा का फॉर्मेशन हो रहा है चेस्मेटा का फॉर्मेशन हो रहा है यानी मतलब बेसिकली जो जेनेटिक जो सेगमेंट्स हैं उनका एक्सचेंज हमें देखने को मिल रहा है और यही जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो इस तरीके से जो है जो ये वेरिएशंस हैं वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन को डेवलप करने में इवोल्यूशन लाने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो यही कारण है इन वेरिएशंस का और अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल
को समझते हुए, जैसे कि इसमें हमने एक बीटल्स का एग्जाम्पल लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीटल्स मौजूद हैं और ये बीटल्स जो है वो ग्रीन लीव्स में रहते हैं, जो हरी हरी पत्तियां होती हैं ना उसमें रहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो होती है, जैसे धीरे धीरे इनमें जो है वो डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है और इनमें वेरिएशंस जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ऑब्वियसली क्रॉसिंग ओवर होगा, कहीं ना कहीं जो जेनेटिक सेगमेंट्स है उनका एक्सचेंज होगा, जिसके कारण ये वेरिएशंस डेवलप होंगे। ठीक है, तो इसके केस में हम देखते हैं कि जो क्रोज होते हैं, जो कौवे होते हैं, वो इन बीटल्स को खाने का काम करते हैं। अब कौवे जब इन बीटल्स को खाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो बीटल्स हैं स्टूडेंट्स, ये जो है कम होंगी। ऑब्वियसली बात है कि जब क्रो जो है बीटल्स को ज्यादा से ज्यादा खाएंगे, जब बीटल्स की पॉपुलेशन जो है वो कम होती चली जाएगी, राइट, तो कहीं ना कहीं ये रिप्रोड्यूस, जब इनका जो रिप्रोडक्शन होगा तो उससे रिप्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, जिसके कारण ओवरऑल हम क्या देखेंगे, रिडक्शन देखेंगे, किसमें, बीटल की पॉपुलेशन। राइट, क्योंकि हरी पत्ती पे एक तरीके से जो रेड बीटल है वो आसानी से क्रोस को दिखाई दे सकता है, वो आसानी से उसको खा सकते हैं और उसके कारण जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं कम होती चली जाएगी। अब ये देखा गया कि रेड बीटल्स जो थे उनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम होती चली गई, वो बहुत कम होती जा रही है। तो इवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू कुछ ऐसा एक डेवलप हुआ, कुछ ऐसे चेंजेस जो है वो हमें दिखाई दिए, जिसके कारण जो है इस पॉपुलेशन को जो है फिर से एक काउंटर पार्ट दिया गया। उसके लिए क्या था, उसके लिए जो है ये इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर के जो बीटल्स थे वो इवॉल्व होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कलर के बीटल्स थे, अब आप देखिए जो लीफ है उसका कलर भी ग्रीन है। ठीक है, अब मैं ग्रीन लीफ के ऊपर जब ग्रीन बीटल्स को रखूंगी, राइट, तो कहीं ना कहीं ये जो कलर है, ये कलर की जो मैचिंग है, जो एक तरीके से जो कलर को जो मैच कराने का जो एबिलिटी है, वो जो है इसकी जो सर्वाइवल एडवांटेज है उसको बढ़ा देगी। सर्वाइवल एडवांटेज का मतलब है कि आसानी से जो है वो बच पाएंगे, क्योंकि हरे पे जब हरा दिखेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा और वो एक कॉमन फॉर्म में आ जाएगा। क्रोस जो है वो आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे बीटल को, आसानी से अटैक नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस था स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। क्योंकि इसी नेचुरल सिलेक्शन के कारण एक ऐसा इवोल्यूशन डेवलप हुआ कि जो ग्रीन बीटल्स थे उन्होंने जो है इस पूरे जो एक क्रो को जो है वो डिसीव करने के लिए आप कह सकते हैं, या अपनी पॉपुलेशन को बचाए रखने के लिए इस तरीके का जो है वो प्रोसीजर किया। तो इसके कारण आप देख सकते हैं कि ये एडेप्टेशंस डेवलप हुए बीटल की पॉपुलेशन में, ताकि जो एनवायरमेंट है वो एक बेटर पोजीशन में आ सके, एक बेटर शेप जो है वो ले सके। सो दैट इज अबाउट द ग्रीन कलर्ड बीटल विच इज इवॉल्विंग और विच इज मैचिंग विद द कलर ऑफ द लीफ, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल के एडवांटेज को बढ़ाने के लिए, सर्वाइवल मतलब एक तरीके से जो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है उसको सरपास करते हुए, उसको सरपास करते हुए या उसको डिक्रीज करते हुए जो है इस तरीके से सर्वाइवल एडवांटेज जो है वो डेवलप हुआ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो डेवलप हो पाया, किसके कारण, नेचुरल सिलेक्शन के कारण। सो दैट इज अबाउट द ग्रीन कलर्ड बीटल। और अब जो है हम बात करने वाले हैं इस ब्लू कलर्ड बीटल्स के बारे में। तो जैसे जैसे जो कलर का वेरिएशन आने लगा तो उसमें ये ब्लू कलर के बीटल्स भी अपीयर हो गए। अच्छा, ब्लू कलर के बीटल्स जो है वो अपीयर हो गए तो आसानी से क्रोस जो है वो आसानी से उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, उनका जो सर्वाइवल एडवांटेज है वो क्या हुआ, कम होता चला गया। ऑब्वियसली बात है कि जब ग्रीन लीफ पे ब्लू कलर का बीटल जो है वो मूव करेगा तो ऑब्वियसली क्रो आसानी से डिटेक्ट कर लेगा और उसको आसानी से जो है वो इजीली उसको कैप्चर कर पाएगा। तो ये जो है वो एक नेचुरल सिलेक्शन को मतलब ये नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस को नहीं डिफाइन कर पाया। तो कलर के वेरिएशन ने जो है सर्वाइवल के एडवांटेज को कम कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो मतलब जो सर्वाइवल एबिलिटीज थी वो जो है वो कम हो गई। तो ये था ब्लू कलर्ड बीटल्स का एक एग्जाम्पल। और एक थर्ड जो एग्जाम्पल जो आपको समझने वाला है वो है एलिफेंट का। तो इसके केस में जो एलिफेंट है वो कहीं ना कहीं जो रेड कलर के जो बीटल्स थे, मतलब रेड और ब्लू दोनों कलर के बीटल्स जो है वो लीफ पर मौजूद थे, लेकिन
आप कह सकते हैं बाई चांस या रैंडमली। बेसिकली जो ये जो टर्म होता है इसमें रैंडमली, जैसे सपोज मैं मेरे पास 4-5 तरीके की बॉल्स एक बकेट में मौजूद हैं, और पहले तो मुझे कहा गया कि रेड कलर की बॉल्स ही निकालनी है। फिर मुझे कहा गया रेंडमली कोई भी कलर की बॉल्स निकालो। रेंडमली का मतलब है बाई चांस आप कोई भी कलर की बॉल जो है वो निकाल सकते हैं। सिमिलरली एलिफेंट के केस में भी यही हुआ कि जो एलिफेंट था उसमें जो है जो रेड कलर के बीटल्स थे वो किल होते चले गए, और केवल जो ब्लू थे वो सरवाइव कर गए। अब जब रेड कलर के बीटल्स कम होते चले जाएंगे और ब्लू कलर के बचते चले जाएंगे, तो इनका जब रिप्रोडक्शन होगा तो ब्लू कलर की जो बीटल्स है उनकी पॉपुलेशन क्या होती चली जाएगी, ज्यादा होती चली जाएगी, और रेड कलर के बीटल्स की कम होती चली जाएगी। तो वही इसके केस में हुआ है कि जो एलिफेंट था उसने एक ऐसा हेवॉक क्रिएट किया कि जो है इसके केस में जो रेड कलर के जो बीटल्स थे उनको वो सप्रेस करता चला गया, उनको कुचलता चला गया, और बेसिकली जो ब्लू कलर के थे के बीटल्स थे वो सरवाइव करते चले गए, उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते चले गए। तो बेसिकली जो एलिफेंट था उसने जो है इसकी जो पॉपुलेशन आप देख सकते हैं कि जब ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो कहीं ना कहीं जो है आप देख सकते हैं कि इसके केस में जो रैंडम जो अगर चांसेस लिए जाएंगे तो वो कम दिखाई देंगे। लेकिन जब स्मॉल पॉपुलेशन होगी, सपोज मेरे पास बहुत कम ऐसे बीटल्स हैं एक एरिया में, और उस पर जो है जब एलिफेंट जो है उन बीटल्स को किल करेगा, तो कहीं ना कहीं जो फ्रीक्वेंसी के जो चेंजेस हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। और यही रीजन है कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो कहीं ना कहीं जो है स्मॉल पॉपुलेशंस में ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। स्मॉल पॉपुलेशन के लिए ही मेनली जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसके प्रोसेस को हम देखते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसके केस में जो है हम देखते हैं कि जो सर्वाइवल एडवांटेज है वो कम होता चला जाता है, और जो फ्रीक्वेंसी के जो चेंजेस हैं वो हमें स्मॉल पॉपुलेशन में, छोटी पॉपुलेशन में दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी के जो चेंजेस हैं जो बाई चांस आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो रैंडमली स्मॉल पॉपुलेशंस में हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। सो दैट इज अबाउट दीज एग्जांपल्स रिलेटेड टू नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, एंड अब हम इसी कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी स्पीशिएशन। तो नाम से ही पता चल रहा है स्पीशिएशन मतलब नई स्पीशीज, या आप कह सकते हैं नोवेल स्पीशीज का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है जो पुरानी एग्जिस्टिंग स्पीशीज थी। ठीक है, तो अभी जो नई स्पीशीज है वो कैसे आ रही है, मतलब कैसे क्या ऐसा हो रहा है कि जो नई स्पीशीज है वो डेवलप हो रही है, उसको लेकर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो मेन जो दो टाइप्स हैं उसमें है सिम्पेट्रिक और एलोपेट्रिक स्पीशिएशन। तो पहला जो है वो है सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन। तो इसके केस में हम देखते हैं कि जो एक छोटा अमाउंट है, छोटा सेगमेंट है पॉपुलेशन का, सपोज एक बड़ी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन का एक इतनी काफी बड़ी पॉपुलेशन है, उसका एक छोटा सा जो सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। सपोज ये एक अलग रिप्रोडक्टिवली ये दोनों आइसोलेट होते चले जा रहे हैं, राइट। अब हम इस चीज को समझेंगे कि किस तरीके से इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हमें देखने को मिलता है। तो इसके केस में जो है मैंने एक एग्जाम्पल इसमें कोट किया है, आइए। जैसे इसमें एप्पल मैगॉट का जो एग्जाम्पल है वो हमने इसमें दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो एप्पल है उस पर जो मैगॉट फ्लाई है वो कहीं ना कहीं अपने एग्स को ले कर रहे हैं। ठीक है, जबकि जो दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि जो एग्स हैं वो हॉथॉर्न्स पे जो है वो ले किए जा रहे हैं। एक तो एप्पल पे ले किए जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा किस पे ले किए जा रहे हैं, हॉथॉर्न्स पे। तो कहीं ना कहीं जब दोनों के केस में जब हम देखेंगे कि दोनों के केस में जो है वो एक डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो जेनेटिक डाइवर्जेंस है आप कह सकते हो, जो जो अलील्स हैं उनमें जो है वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, राइट। रिप्रोडक्टिवली हमने इनको आइसोलेट कर दिया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो जब ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हमें देखने को मिलेगा तो उसके कारण जो जीन्स हैं उनका जो फ्लो है वो कम होगा, रिड्यूस जीन फ्लो होगा, और उसके कारण क्या होगा, नई स्पीशीज जो है वो डेवलप होंगी, न्यू स्पीशीज जो है वो डेवलप होंगी, राइट। तो नई स्पीशीज जो है वो आती चली जाएंगी, और यही जो है इसी को हम बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। सो दैट इज अबाउट द सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन।
और अब हम जानेंगे एलोपेट्रिक स्पीशिएशन के बारे में। तो एलोपेट्रिक जो स्पीशिएशन होता है उसमें स्टूडेंट्स एक ज्योग्राफिकल बैरियर होता है। ज्योग्राफिकल बैरियर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक माउंटेन, रिवर, राइट, रिवर भी हो सकती है, माउंटेन भी हो सकता है, कोई हिली एरिया भी हो सकता है या हिल भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो है ये ज्योग्राफिकल बैरियर जो है वो मौजूद होता है। जब ज्योग्राफिकल बैरियर होगा तो उसके कारण रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जीन फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, राइट। जीन फ्लो वुड बी रिड्यूस्ड जीन फ्लो हो जाएगा। जीन फ्लो रिड्यूस होने का मतलब देखिए, बीच में कोई बैरियर आ गया तो ऑब्वियसली बात है कि सपोज ये एक बैरियर आ गया और यहाँ पे एक पॉपुलेशन है ए डैश और एक है पॉपुलेशन बी, ठीक है, बी डैश, इस तरीके से है, ठीक है। तो ये जो है ये ए डैश पॉपुलेशन है, ये बी डैश है, तो ना तो ए डैश वाले बी के पास आ पा रहे हैं ना बी डैश वाले ए के पास आ पा रहे हैं, दोनों खल्लास। तो बस फिर उसके कारण क्या होगा, जीन फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जीन फ्लो रिड्यूस हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगी, नई नई स्पीशीज डेवलप, न्यू स्पीशीज डेवलप होंगी। दैट इज कॉल्ड एज स्पीशिएशन, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, एलोपेट्रिक स्पीशिएशन। So that was about the allopatric speciation, my dear students. और अब एक और important point जो कि एक extra information या extra dose जो कि मैं अपने सेशंस में हमेशा रखती हूँ, आई होप कि आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो उसमें जो है दो और टाइप्स जो हैं वो स्पीशिएशन के होते हैं, पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन और पैरापेट्रिक स्पीशिएशन। तो जब हम पेरीपेट्रिक की बात करते हैं तो क्या होता है, हम इसके केस में देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक मेनलैंड है जहाँ पे जो है स्पीशीज हैं जो वो ग्रो हो रही हैं। अब इसी से एक एडजेसेंट या फिर आप कह सकते हो इसी की पेरीफेरी पर एक और एरिया डेवलप हो रहा है जहां पे जो है वो स्पीशीज जो है वो स्पीशीज जो है वो बन रही है। तो एक तरीके से नया निश जो है वो एंटर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो निश होगा वो इस एडजेसेंट एरिया से अलग होगा, तो यहाँ पे भी जो है वो स्पीशीज डेवलप होंगी। उसको हम बोलेंगे पेरीपेट्रिक स्पीशीज, जो कि एक तरीके से जो मेनलैंड है उसकी पेरीफेरी पे जो है वो स्पीशीज जो है वो डेवलप हो रही है, जिसके कारण हम देखते हैं कि नई जो स्पीशीज हैं वो बननी स्टार्ट हो रही है। इसी तरीके से एक होता है पैरापेट्रिक स्पीशिएशन। पैरापेट्रिक स्पीशिएशन क्या होता है कि इसके केस में हम देखते हैं कि एक ये पूरा एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। अब इसके केस में जो है इसी इसी एरिया में सपोज मैंने यहाँ पे लिया मेटल टॉक्सिसिटी के बारे में हम बात करें, तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है सपोज मैं इसमें ले लेती हूँ, ये जो एरिया है ये है हेवीली टॉलरेंट, हैवी मेटल टॉलरेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो हैवी मेटल टॉलरेंट जो स्पीशीज है वो कहीं ना कहीं इस एरिया में डेवलप होंगी, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, लो लो टॉलरेंट स्पीशीज, मतलब ये आसानी से टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं उस मेटल की टॉक्सिसिटी को, ठीक है। तो ये क्या होंगी, वो अलग डेवलप होंगी। हालांकि एरिया सेम रहने वाला है, इसके केस में एरिया अलग नहीं है, जबकि पेरीपेट्रिक में आप देख सकते हो कि ये पेरीफेरी पे अलग डेवलप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एरिया सेम है, बस आप ये कह सकते हो कि ये जो एरिया है वो कहीं ना कहीं हैवी मेटल टॉलरेंट जो है स्पीशीज को रख रहा है, और ये जो है लो मेटल टॉलरेंट स्पीशीज को जो है वो रख रहा है। तो इसके केस में एक तरीके से आप कह सकते हो एडजेसेंट निश है, आइसोलेटेड नहीं है, अलग एरिया नहीं बना रहा। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग। तो इसके पेरीपेट्रिक में क्या हो रहा है कि अलग ही जो है वो निश बन रहा है, अलग ही एक एरिया बन रहा है जिसमें जो है वो स्पीशीज जो है वो डेवलप हो रही है। जबकि इसमें क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो एडजेसेंट निश, आमने सामने वाला, कि ये एरिया थोड़ा सा इसमें अलग टाइप की स्पीशीज मौजूद है, यहाँ पे जो है वो अलग टाइप की स्पीशीज मौजूद है। सो दैट इज अबाउट द पैरापेट्रिक स्पीशिएशन। I hope that is clear with you. You are getting the points about the speciation. And that was it, my dear students. Thank you very much. Keep learning, keep shining, and most importantly, keep smiling. So see you in the next class. Thank you very much. Bye-bye.